Hello friends, welcome back to my YouTube channel Study Career Point. I hope you all are doing well. सो स्टार्ट कर रहे हैं हमारी आज की क्लास से। तो देखिए ज्योग्राफी की 8th क्लास चल रही है आप लोगों की, जिसमें से देखिए 2 चैप्टर मैं आप लोगों को करा चुकी हूँ। आज यहाँ पर हम लोग 3rd चैप्टर करेंगे जिसका नाम है कृषि। देखिए जो ज्योग्राफी की 8th क्लास है इसके सारे ही चैप्टर, देखिए ज़्यादा चैप्टर इसमें नहीं है, सिर्फ 5 to 6 चैप्टर इस क्लास में हैं, ठीक है। लेकिन जितने भी चैप्टर हैं वो एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो 3rd चैप्टर हम लोग आज की क्लास में करेंगे जिसका नाम है कृषि। देखिए कृषि से स्थानांतरित कृषि पूछी जाती है, ठीक है। कहाँ पर कौन सी फसल सबसे ज़्यादा उगती है, इन सब चीज़ों से क्वेश्चन आता है। स्थानांतरित कृषि कौन कौन से जगह पर, कौन कौन से कंट्री में किस तरीके की होती है, किस नाम से जानी जाती है। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास से। इसके अलावा देखिए हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है एनसीईआरटी की, और पॉलिटी भी आप लोगों की चल रही है, तो ये क्लासेस भी रेगुलर लेते रहिए। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आप लोगों के चल रहे हैं, एसएसटी के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, तो इनको भी लगाते रहिए। प्रैक्टिस सेट को भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गए आप लोगों के एग्जाम के लिए। स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास से। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर है, देखिए पौधों से परिष्कृत उत्पाद तक के रूपांतरण में 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं होती हैं। अब देखिए ये कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं। तो देखिए सबसे पहले आती है प्राइमरी क्रियाएं। कौन सी होती हैं? प्राथमिक क्रियाएं। प्राथमिक क्रियाएं किनको कहा जाता है? तो देखिए प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से होता है। कैसे? तो देखिए जब हम बात करते हैं कृषि की, मत्स्यन की, पशुपालन की, तो देखिए ये क्या है? ये प्राथमिक क्रियाएं हैं। कृषि करना, मत्स्यन करना, पशुपालन करना, ये क्या होती हैं? ये प्राथमिक क्रियाएं होती हैं जिनका संबंध किससे होता है? प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पर है द्वितीयक क्रियाएं। तो देखिए द्वितीयक क्रियाएं कौन सी होती हैं? द्वितीयक क्रियाएं इन संसाधनों के देखिए प्रसंस्करण, मतलब जो प्रोसेसिंग होती है हाथ से या फिर मशीन द्वारा किसी नए उत्पाद को संशोधित करना से संबंधित है। मतलब ये देखिए प्राइमरी में क्या हो जाएगा? कृषि। अब मान लीजिए कृषि में हमने क्या अनाज उगाए हैं, ठीक है। अब उस अनाज को हम मशीन के द्वारा क्या करते हैं? आटे में बदल देते हैं। तो आटा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा द्वितीयक क्रिया, क्योंकि इसको हमने क्या किया? हाथ या मशीन द्वारा किसी नए उत्पाद को संशोधित करके हमने बनाया है। तो ये क्या हो जाएगा? ये द्वितीयक क्रियाएं हो जाएंगी। जैसे उदाहरण की हम लोग बात करें, इस्पात विनिर्माण, डबल रोटी पकाना, कपड़ा बुनना, ये क्या होते हैं? ये एग्जाम्पल होते हैं द्वितीयक क्रियाओं के, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर आता है तृतीयक क्रिया। अब देखिए तृतीयक क्रिया में क्या चीज़ आ जाती है? तो तृतीयक क्रिया में आ जाती है हमारा ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग और व्यापार। कैसे? देखिए तृतीयक क्रियाएं प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र को सेवा कार्य द्वारा सहयोग प्रदान करती हैं। देखिए प्राइमरी जो होगी, सेकेंडरी जो होगी, मान लीजिए किसी को अनाज की खेती करनी है, उसके पास पैसा नहीं है, तो वो क्या करेगा? वो ऋण लेने के लिए बैंक के पास जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा तृतीयक क्रिया, ठीक है। कि यहाँ पर जो किसान है वो क्या कर रहे हैं? वो बैंक के पास जा रहे हैं और उनसे कर्ज ले रहे हैं अपनी ज़मीन को, खेतों को, या अपने जो अनाज है उसको उगाने के लिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाती हैं? जो सेवा कार्य, जो सहयोग दिया जाता है, वो क्या कहलाया जाता है? वो कहलाया जाता है तृतीयक क्रिया, ठीक है। जिसमें कौन कौन आता है? यातायात, व्यापार और बैंकिंग, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है कृषि। देखिए कृषि का फर्स्ट पॉइंट है, देखिए एक प्राथमिक क्रिया है कृषि। फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुधन पालन इसमें शामिल होता है। विश्व में देखिए 50% लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में ही संलग्न हैं। देखिए कितने? 50% लोग, ठीक है। ये देखिए अभिकथन के थ्रू आपसे पूछ लिया जाता है, इसीलिए इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर है भारत की 2/3 जनसंख्या अब तक कृषि पर निर्भर है। अनुकूल स्थाकृति, मृदा और जलवायु कृषि क्रियाकलाप के लिए अनिवार्य हैं। जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती हैं उनको कृषिगत भूमि कहा जाता है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है, देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। फर्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पर दिया गया है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर देखिए किसको कहा जाता है? अब देखिए यहाँ पर कल्चर वर्ड का यूज़ करके कितने सारे शब्द यहाँ पर बन रहे हैं। देखिए एग्री में लगा देंगे, एग्रीकल्चर कृषि बन जाएगा, ठीक है। सेरी में लगा देंगे, सेरीकल्चर मतलब रेशम उत्पादन। पीसी में लगा देंगे, पीसी मतलब क्या हो जाएगा आपका? मत्स्य पालन। विटीकल्चर, विटीकल्चर में क्या आ जाएगा? जैसे अंगूरों की खेती आ जाती है। हॉर्टिकल्चर जिसके अंदर उद्यान कृषि आती है, ठीक है। तो देखिए कल्चर शब्द का यूज़ करके कितनी सारी चीज़ें, कितने सारों का उत्पादन यहाँ पर दिया गया है। अब देखिए फर्स्ट जो पॉइंट यहाँ पर है वो है एग्रीकल्चर, जिसमें हम कृषि की बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सेरीकल्चर, जिसमें क्या होता है? रेशम उत्पादन होता है। पिसीकल्चर मत्स्य पालन, जिसमें तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन होता है।
नेक्स्ट आता है देखिए विटीकल्चर। विटीकल्चर क्या होता है, जिसको हम द्राक्षा कृषि बोलते हैं, अंगूरों की खेती, ठीक है। और देखिए लास्ट होता है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर बोलते हैं उद्यान कृषि को, वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जियों, फलों और फूलों को उगाना क्या होता है, ये उद्यान कृषि कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये आप लोगों से मैचिंग के थ्रू भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट यहाँ पर है वो है कृषि तंत्र। कृषि तंत्र किसको कहते हैं? कृषि या खेती को एक तंत्र के रूप में देखा जा सकता है। इसके महत्वपूर्ण निवेश हैं बीज, मशीनरी और श्रमिक। देखिए जो कृषि होती है, खेती होती है, उसमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत हम लोगों को पड़ती है। तो देखिए बहुत सारे निवेश हम लोग करते हैं, कौन से? बीज को लाना, ठीक है, मशीनों का उपयोग करना और श्रमिक, ठीक है। जुताई, बुआई, सिंचाई, निराई, कटाई, इसकी कुछ संक्रियाएं हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इस तंत्र के निर्गतों के अंतर्गत फसल, ऊन, डेयरी और कुक्कुट उत्पाद आते हैं। नेक्स्ट देखिए है कृषि के प्रकार। कृषि के प्रकार देखते हैं तो देखिए विश्व में कृषि विभिन्न तरीकों से की जाती है। नेक्स्ट है भौगोलिक दशाओं, उत्पाद की मांग, श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि को दो मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। कौन कौन से? तो देखिए पहला आता है निर्वाह कृषि और दूसरा आता है वाणिज्यिक कृषि। अब देखिए फर्स्ट जो यहाँ पर है वो है निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि देखते हैं। देखिए निर्वाह कृषि किसको कहा जाता है कि इस प्रकार की कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। और देखिए निर्वाह कृषि को भी पुनः दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी? गहन निर्वाह कृषि और दूसरी है आदिम निर्वाह कृषि। अब देखिए फर्स्ट देख लेते हैं इसमें से गहन निर्वाह किसको बोला जाता है। तो देखिए गहन निर्वाह कौन सी कृषि होती है? किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण औजारों और अधिक श्रम से खेती करता है। एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जा सकती हैं। चावल जो होती है यहाँ की मुख्य फसल होती है। इसके अलावा अन्य फसलों में गेहूं, मक्का, दलहन और तिलहन आदि शामिल हैं। नेक्स्ट है देखिए यहाँ पर आदिम निर्वाह कृषि। आदिम निर्वाह कृषि किसको कहते हैं? तो देखिए इसमें स्थानांतरी और चलवासी पशुचारण शामिल है। किसमें? आदिम निर्वाह कृषि में। अब देखिए इसमें सबसे पहले देखते हैं स्थानांतरी कृषि। स्थानांतरी कृषि किसको कहा जाता है? देखिए यहाँ से मल्टीपल टाइम क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में सीटेट के। देखिए स्थानांतरी कृषि किसको कहते हैं? अमेज़न बेसिन के सघन वन क्षेत्रों, उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और उत्तरी पूर्वी भारत के भागों में प्रचलित है स्थानांतरी कृषि। यहाँ वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है, तब राख को मृदा में मिलाया जाता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर तथा मक्का, आलू, कसावा, रतालू जैसी फसलों को उगाया जाता है। भूमि की उर्वरता की समाप्ति के बाद वह भूमि छोड़ दी जाती है और कृषक जो होते हैं वो नए भूखंड पर चले जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्थानांतरी कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, किस चीज़ के नाम से? कर्तन और दहन कृषि के नाम रूप में भी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों का एग्जाम में आया भी हुआ है, मैंने प्रैक्टिस सेशन में आप लोगों को कराए हुए हैं ये क्वेश्चंस। स्थानांतरित कृषि विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न नामों से जानी जाती है। देखिए झूमिंग खेती जो होती है वो कहाँ पर होती है? उत्तर पूर्वी भारत में प्रचलित है। मिल्पा जो होती है वो मैक्सिको, मिल्पा मैं फॉर मैक्सिको ऐसे करके आप लोग याद रख सकते हैं। रोका ब्राज़ील में है और लद्दाख जो है वो कहाँ पर? मलेशिया में। देखिए ये आप लोगों से मैचिंग के थ्रू पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, मैचिंग के थ्रू पूछा गया क्वेश्चन है। आप लोगों को याद रखना है झूमिंग, मिल्पा, रोका और लद्दाख। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट जो है वो है चलवासी पशुचारण। चलवासी पशुचारण है सहारा के अर्ध सूक्ष्म और सूक्ष्म प्रदेशों में, मध्य एशिया और भारत के कुछ भागों जैसे राजस्थान एवं जम्मू कश्मीर में ये प्रचलित है। इस प्रकार की कृषि में पशुचारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों में घूमते हैं। नेक्स्ट है पशुचारक मुख्यतः भेड़, ऊंट, यौक, बकरियां पालते हैं। ये पशुचारकों और उनके परिवारों के लिए दूध, मांस, ऊन, खाल और अन्य उत्पाद कराते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पर है वाणिज्यिक कृषि। देखिए वाणिज्यिक कृषि किसको कहा जाता है? वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। देखिए जो वाणिज्यिक कृषि है, वाणिज्यिक नाम से आप लोगों को पता चल रही है कि ये जो कृषि है सिर्फ किस चीज़ के लिए होती है? ये बाजार में विक्रय हेतु की जाती है। इसमें विस्तृत कृषित क्षेत्र और अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है। अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा किए जाते हैं। वाणिज्यिक कृषि में
वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि शामिल होती है। नेक्स्ट है देखिए, अब यहाँ पर देखिए वाणिज्यिक अनाज कृषि किसको कहते हैं। ये फसलें वाणिज्यिक उद्देश्य से लगाई जाती हैं। गेहूं और मक्का सामान्य रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं। उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान वाणिज्यिक अनाज कृषि के प्रमुख क्षेत्र हैं। नेक्स्ट देखिए, मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि किसको कहते हैं। भूमि का उपयोग भोजन एवं चारे की फसलें उगाने और पशुधन पालन के लिए किया जाता है। यह यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित है। ठीक है, कौन सी, मिश्रित कृषि। नेक्स्ट जो आती है देखिए, वो आती है रोपण कृषि। देखिए नेक्स्ट है रोपण कृषि। रोपण कृषि किसको कहा जाता है। देखिए वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है रोपण कृषि, जहाँ चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला अथवा कपास की एकल फसल, देखिए एकल फसल उगाई जाती है। यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि केले की फसल जहाँ पर होती है तो वहाँ पर केले के ही पेड़ होते हैं पूरे खेत में। तो वो क्यों होता है, क्योंकि ये जो फसलें होती हैं केवल एकल फसल ही उगाई जाती हैं। नेक्स्ट है, इसमें वृहद पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। मलेशिया में रबड़, ब्राज़ील में कहवा, भारत और श्रीलंका में चाय इसके उदाहरण हैं। देखिए ये चीज़ें आप लोगों को याद रखनी होती हैं। मलेशिया में रबड़, ब्राज़ील में कहवा और भारत और श्रीलंका में क्या है, चाय। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए मुख्य फसलें। मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं, तो देखिए बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। अब देखिए इसमें से फसलें कौन कौन सी होती है, तो देखिए अगर हम खाद्य फसलों की बात करें तो चावल, गेहूं और मक्का, और भी है लेकिन यहाँ पर देखिए मुख्य जो है चावल, गेहूं और मक्का। इसके अलावा जो पेय फसलें हैं वो कौन सी हैं, चाय और कॉफ़ी। रेशेदार फसलों में कौन सी आ जाती हैं, तो कपास और क्या आ जाता है, जूट। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग खाद्य फसलें। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पर, खाद्य फसलें, जिसमें सबसे पहले है चावल। यह विश्व की मुख्य खाद्य फसल है। यह उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों के मुख्य आहार हैं। चावल के लिए तापमान, अधिक आर्द्रता एवं वर्षा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह फसल चीका युक्त जलोढ़ मृदा जिसमें जल रोकने की क्षमता हो में सर्वोच्च ढंग से बढ़ती है। चीन चावल उत्पादन में अग्रणी है। इसके बाद क्रमशः भारत, जापान, श्रीलंका और मिस्र है। देखिए सबसे ऊपर कौन है, चीन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है गेहूं। देखिए गेहूं के वर्धन काल में मध्यम तापमान और वर्षा और सस्य कर्तन मतलब फसल की कटाई के समय तेज धूप की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसका विकास सुअपवाहित दोमट मृदा में सर्वोत्तम ढंग से होता है। गेहूं संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, भारत में विस्तृत रूप से उगाया जाता है। भारत में शीत ऋतु में उगाया जाता है गेहूं। ठीक है, नेक्स्ट देखें यहाँ पर है मक्का। इसके लिए मध्यम तापमान, वर्षा और अधिक धूप की आवश्यकता होती है। इसे सुअपवाहित उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होती है। मक्का उत्तर अमेरिका, कनाडा, भारत, ब्राज़ील, चीन, रूस में उगाई जाती है। तो देखिए ये कौन सी थी, ये खाद्य फसलें थी। अब देखते हैं यहाँ पर रेशेदार फसलें। रेशेदार फसलों में देखिए सबसे पहले आती है कपास। इसकी वृद्धि के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा, 200 से 210 पालन रहित दिन और तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह काली और जलोढ़ मृदा में सर्वोत्तम उगती है। देखिए इसके लिए सबसे ज़्यादा कौन सी, काली और जलोढ़ मृदा की आवश्यकता होती है। चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, ब्राज़ील, मिस्र कपास के अग्रणी उत्पादक हैं। यह सूती वस्त्र उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल होता है। नेक्स्ट दिया गया है देखिए पटसन, जिसको हम जूट कहते हैं। इसको सुनहरा रेशा भी कहा जाता है, मतलब सुनहरे रेशे के रूप में भी इसको जाना जाता है। यह जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है और इसे उच्च तापमान, भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। यह फसल उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है। भारत और बांग्लादेश पटसन के अग्रणी उत्पादक हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए नेक्स्ट है पेय फसलें। पेय फसलों में कौन कौन सी आती हैं, कॉफ़ी और चाय। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं कॉफ़ी।
इसके लिए गर्म और आर्द्र जलवायु और सुअपवाहित दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों से कथन के थ्रू पूछे गए हैं एग्जाम में कि कॉफ़ी के लिए कौन सी जलवायु की आवश्यकता होती है, तो गर्म और आर्द्र दोनों जलवायु की आवश्यकता होती है और दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। इस फसल वृद्धि के लिए ढाल अधिक उपयुक्त होती है। नेक्स्ट पॉइंट है ब्राज़ील, देखिए कॉफ़ी का अग्रणी उत्पादक है। इसके पश्चात भारत और कौन आता है, कोलंबिया आता है। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए चाय। चाय की अगर हम लोग बात करें, देखिए बागानों में उगाए जाने वाली एक पेय फसल है। इसकी कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु और वर्ष भर सवितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। इसके लिए सुअपवाहित दोमट मृदा और मंद ढाल की आवश्यकता होती है। तो देखिए चाय के लिए क्या होता है, यहाँ पर चाय जो है देखिए एक पेय फसल है जिसके लिए ठंडी जलवायु और वर्ष भर उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है और इसमें जो मृदा होती है वो होती है दोमट मृदा और मंद ढाल की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट जो देखिए यहाँ पर पॉइंट है वो है देखिए कृषि का विकास। कृषि विकास का संबंध बढ़ती जनसंख्या की मांग को पूरा करने के लिए कृषि के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों से हैं। देखिए बढ़ती जनसंख्या, यहाँ पर देखिए 2 बार रिपीट हो गया है, बढ़ती जनसंख्या की मांग को पूरा करने के लिए है। यह कई तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे अगर हम लोग बात करें एग्जाम्पल की, बोए गए क्षेत्र में विस्तार करके, बोए जाने वाली फसलों की संख्या बढ़ाकर, सिंचाई सुविधाओं में सुधार करके, उर्वरकों और उपज देने वाले बीजों के प्रयोग द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए कृषि का मशीनीकरण भी कृषि के विकास का एक अन्य पहलू है। कृषि के विकास का चरम लक्ष्य खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना है। कृषि का विकास विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न गतियों से हुआ। अधिक जनसंख्या वाले विकासशील देशों अधिकतर गहन कृषि करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो अधिकतर विकासशील देश हैं वो कौन सी कृषि करते हैं, तो अधिकतर जो लोग करते हैं वो करते हैं गहन कृषि। नेक्स्ट यहाँ पर है देखिए जहाँ छोटी जोतों पर समानता जीविकोपार्जन के लिए फसल उगाई जाती है, बड़ी जोतें वाणिज्यिक कृषि के लिए अधिक उपयोग होती हैं। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में विकासशील देशों में गहन कृषि की जाती है। ठीक है, तो देखिए आज के चैप्टर में जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे कृषि से रिलेटेड वो सारे मैंने आप लोगों को करा दिए हैं। ठीक है, कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो आप लोगों के एग्जाम में आए और यहाँ पर आप लोगों को ना कराया गया हो। ठीक है, जैसे ही नोट्स आप लोगों के लिए तैयार किए जा रहे हैं उसमें सारे पॉइंट्स आप लोगों के कवर किए जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए आज की क्लास आप लोगों की यहीं पर कंप्लीट होती है। अगर आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।